In the previous lecture, you have seen the introduction regarding the atomic and molecular physics. And as I have told you that from today's lecture, we will start the topic of this atomic and molecular physics. तो जो फर्स्ट टॉपिक एटॉमिक और मॉलिकुलर फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ना है वह बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियोरी है जिसको हम लोग कहते हैं बोर समरफेल्ड थियोरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस संबंध में आप एक बात जानिए कि जो क्लासिकल फिजिक्स का जो फेलियर है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन नहीं होना, और दूसरा इम्पॉर्टेंट फेलियर ये भी था कि हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है, इनफैक्ट उसका सही एक्सप्लेनेशन करने में क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गया। और एट फर्स्ट इन 1913 इट वाज बोर हु एक्सप्लेन्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम सक्सेसफुली बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। इनफैक्ट बोर ने सबसे इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के व्याख्या के लिए एक्चुअली आप कहिए तो एक थियोरी डेवलप किया जो न तो प्योरली क्लासिकल थियोरी है और न ही प्योरली क्वांटम थियोरी है, बल्कि आप कह सकते हैं कि यह एक मिक्सचर है क्लासिकल थियोरी और क्वांटम थियोरी का। जैसा कि आज के लेक्चर में हम लोग एक्चुअली इस बोर समरफेल्ड थियोरी का बेसिक पोस्टुलेट्स देखेंगे, कुछ मान्यता जिस पर आधारित है यह थियोरी उसको देखेंगे। और उस पोस्टुलेट में आप देखेंगे कि कुछ पोस्टुलेट प्योरली क्लासिकल कॉन्सेप्ट है और कुछ बिल्कुल नई बात है जिसको हम क्वांटम कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसलिए बोर थियोरी को कहते हैं कि यह एक्चुअली एक सेमी क्वांटम मैकेनिकल थियोरी है, नॉट ए प्योरली क्वांटम मैकेनिकल थियोरी। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ हम लोग हाइड्रोजन एटम का प्योर क्वांटम मैकेनिकल थियोरी भी पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी आश्चर्य होगा कि बोर ने जो एक्सप्रेशन एनर्जी के लिए निकाला था वह एक्सप्रेशन जो श्रोडिंगर का क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें भी वही आता है। इस दृष्टि से एक्चुअली हाइड्रोजन एटम का बोर का यह थियोरी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट को क्वांटिटेटिव रूप में एक्सप्लेन करता है, जबकि यह बहुत ही इनिशियल थियोरी था, बल्कि फर्स्ट थियोरी था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का। एक्चुअली दिस बोर थियोरी इज एप्लीकेबल नॉट ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि यह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है। एक्चुअली जब आप कहते हैं कि हाइड्रोजन लाइक एटम, इसका मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं कि सबको मालूम होगा कि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एटम, ये सबसे हल्का एटम है, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई भी दूसरा एटम ऐसा नहीं होगा जिसमें कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन आयन से एटम से जब बनता है तो ऐसा पॉसिबल है। जैसे आप अगर हीलियम की बात करें, एक्चुअली हीलियम में आप जानते हैं कि देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर हम इस पे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो He+ आयन बनेगा, और इस He+ आयन में देयर विल बी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस He+ आयन इज नोन एज हाइड्रोजन लाइक एटम। यद्यपि यह आयन है, लेकिन हम कहते क्या इसको? हाइड्रोजन लाइक आयन नहीं बोलते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम बोलते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप लिथियम की बात करें तो लिथियम हैज एक्चुअली 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इफ the 2 electrons of this lithium atom is removed from it, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दें तो Li++ आयन बनेगा। और Li++ जो आयन है इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, आप कह सकते हैं कि यह हाइड्रोजन लाइक है। तो आप ऐसा समझिए कि आयन जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है वह सभी कहलाता है हाइड्रोजन लाइक एटम। और ये जो बोर समरफेल्ड थियोरी है यह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है। और एक्चुअली हमने जैसा कहा कि यह थियोरी जो एक्सपेरिमेंट बताता है उस रिजल्ट को यह बिल्कुल क्वांटिटेटिव रूप में सही एक्सप्लेन करता है। इसलिए आज के डेट में भी हम बोर थियोरी को एक्सेप्ट करते हैं आफ्टर द एडवेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स।
लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर में हम सिर्फ एक बात को डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉट प्रॉपर बोर्स थियोरी, बल्कि यह थियोरी किन किन पोस्टुलेट्स पर आधारित है, हम आज के लेक्चर में केवल इसी की बात करेंगे। और जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा कि ये जो बोर्स पोस्टुलेट है, इसमें कुछ पोस्टुलेट प्योरली क्लासिकल आइडिया है और कुछ पोस्टुलेट क्वांटम मैकेनिकल आइडिया, जिसको आप नॉन क्लासिकल आइडिया कह सकते हैं, नॉन क्लासिकल फिजिक्स कह सकते हैं। सो इन फैक्ट दिस बोर्स पोस्टुलेट आर एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल फिजिक्स। हम जब पर्टिकुलर पोस्टुलेट की बात करेंगे तो वहाँ मेंशन भी करेंगे कि कौन आइडिया क्लासिकल है और कौन आइडिया क्वांटम मैकेनिकल है। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर। एक्चुअली जो फर्स्ट पोस्टुलेट है यह एग्जैक्टली वही बात है जो इसके पहले आपने पढ़ा होगा अपने लोअर क्लासेज में, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड ने ऐसा माना था कि एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। एग्जैक्टली बोर ने रदरफोर्ड के इस बात को मान लिया और हम लोग फर्स्ट पोस्टुलेट के रूप में यही बोलते हैं कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वह इनफैक्ट न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर सर्कुलर मोशन ए सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड। सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्चुअली द कॉज ऑफ द सर्कुलर मोशन। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में यहाँ घूम रहा है एटम में, तो निश्चित रूप से उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स फिर कहाँ से लगता है? तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज होता है, और अगर यह पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके कारण इनफैक्ट हमारा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या कूलम्बियन अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज nth ऑर्बिट एंड इट्स रेडियस इज rn, और इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वह है vn। n सबस्क्रिप्ट हमने nth ऑर्बिट के कोरस्पॉन्डिंग इसमें इम्पोज किया है। अब ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होता है बाय कूलम्बियन फोर्स बाय दिस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अगर इस एटम का एटॉमिक नंबर आप Z मान लेते हैं, तो एटॉमिक नंबर का मीनिंग क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। इट मीन्स Z इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ही, इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज के बराबर, लेकिन पॉजिटिव। इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज है प्लस ZE। अब ये जो प्लस ZE है यह इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। हम लोग यहाँ यह मान करके चलते हैं कि न्यूक्लियस हमारा इन्फिनिटली मैसिव है, बहुत ही मास है, अधिक मास है उसका इलेक्ट्रॉन की तुलना में। इसीलिए यहाँ इस बेसिक थ्योरी में यह मान करके हम लोग चलते हैं कि न्यूक्लियस में मोशन नहीं होता है, क्योंकि वह बहुत ही मैसिव है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, और इलेक्ट्रॉन पर जो कूलम्बियन फोर्स यह F काम कर रहा है, इसके कारण हमारा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट पर रिवॉल्व करता है। वैसे बाद में जब इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो न्यूक्लियस को हम लोग फाइनाइट मास का मानेंगे, उसके मोशन को भी कंसीडर करेंगे। लेकिन इस बेसिक थ्योरी में यह मान करके चलना है कि न्यूक्लियस इन्फिनिटली मैसिव है, और ड्यूरिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, द न्यूक्लियस रिमेन्स एट रेस्ट एंड ओनली द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अलोंग द सर्कुलर ऑर्बिट। ऐसा हम मान करके चलते हैं। अब यहाँ हमने कुछ एजम्पशन लिया है। आप देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास सपोज कर लिया m है, उसका जो चार्ज है वह -e है, चार्ज जो न्यूक्लियस का है वह प्लस ZE है, जहाँ Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इस न्यूक्लियस में, और nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किस स्पीड से? तो सपोज किया कि vn स्पीड से, और इस ऑर्बिट का रेडियस हमने मान लिया है कि वह rn के बराबर है, ऐसा हमने सपोज कर लिया है। अब देखिए, सर्कुलर मोशन में है यह और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पर घूम रहा है। ऑर्बिट का मतलब डेफिनिट पाथ, और डेफिनिट पाथ एक क्लासिकल आइडिया है। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्लासिकल है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में तो हम पार्टिकल में वेव नेचर मानते हैं जहां एक पर्टिकुलर ऑर्बिट नहीं हो सकता है। सो दिस पोस्टुलेट इज प्योरली ए क्लासिकल आइडिया।
अब अगर आप इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें इलेक्ट्रॉन का, इक्वेशन ऑफ मोशन का मीनिंग क्या हुआ? वी हैव टू राइट एक्चुअली द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेज में कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यहाँ होगा जो होता है v स्क्वायर बाय आर। तो m इंटू वी एन स्क्वायर बाय आर एन, दिस इज दैट विल बी इक्वल टू f। एंड व्हाट इज दिस f? f is actually the Coulombian force exerted by this nucleus on the electron। f इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया कूलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और आप जानते हैं कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा होगा कि दिस फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर एन स्क्वायर। यहाँ Q1 के जगह पर है Ze न्यूक्लियस का चार्ज और Q2 के जगह पर है इलेक्ट्रॉन का चार्ज E and divided by Rn square, and that is equal to mvn square by Rn। अब एक Rn को आप दोनों तरफ कैंसिल कर दे सकते हैं। सो फाइनल रिजल्ट आपका क्या होगा? Ze स्क्वायर बाय 4πε0 Rn इक्वल टू mvn स्क्वायर। इनफैक्ट इस इक्वेशन का यूज आगे जब हम लोग एनर्जी रेडियस कैलकुलेशन करेंगे तब होगा, इसलिए हमने एक इक्वेशन नंबर डाल दिया है इसमें। जैसा कि हमने आपसे अभी कहा कि यह जो बोर का पोस्टुलेट है इसमें हम लोग यह मानते हैं कि एटम में न्यूक्लियस है और साथ ही साथ आप बात करते हैं कि एक डेफिनेट ऑर्बिट का, जो कि प्योरली क्लासिकल आइडिया है। इसलिए बोर का यह जो पहला पोस्टुलेट है जो उन्होंने जस्ट रदरफोर्ड मॉडल के आधार पर दिया था, एक्चुअली यह एक क्लासिकल आइडिया है, क्योंकि ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्लासिकल फिजिक्स में होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि आपने फर्स्ट पोस्टुलेट को समझा होगा। यस और नो? डेफिनेटली यू हैव टू से यस। नाउ व्हाट इज द सेकंड पोस्टुलेट? अब देखिए, आप जब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में, तो क्लासिकली इनफैक्ट ऑर्बिट का जो संख्या है वह लिमिटेड नहीं होगा। देयर विल बी इनफैक्ट इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व। लेकिन बोर ने कहा कि यहाँ यह जो एक्चुअली पोस्टुलेट है, आप देखेंगे कि यह बिल्कुल एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस किया बोर ने। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के घूमने का संभावना है, लेकिन बोर ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, बल्कि वह एक रेस्ट्रिक्शन है। इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L का मैग्नीट्यूड h डिवाइडेड बाय 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जहाँ n, जैसे आप कह सकते हैं कि मोड ऑफ L इज द एंगुलर मोमेंटम, यह बराबर होगा NH डिवाइडेड बाय 2π। यहाँ h क्या है? h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड n, इसको आगे हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड इट्स वैल्यूज आर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। n का वैल्यू ध्यान रखिए कि जीरो नहीं होता है। बोर्स थ्योरी के हिसाब से n कैन नॉट बी जीरो। ये ऑर्बिट नंबर को ही बताता है, जैसे ये फर्स्ट हुआ, तो ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ एंड सो ऑन। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो एंगुलर मोमेंटम है वह इस बोर पोस्टुलेट के हिसाब से जीरो नहीं हो सकता है, जबकि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम जीरो भी हो सकता है। ये हो क्या सकता है? अगर आप n का डिफरेंट वैल्यू रखें, मान लीजिए 1 रखा, तो L का वैल्यू होगा h बाय 2π, 2 रखेंगे तो 2h बाय 2π, 3 रखेंगे तो 3h बाय 2π एंड सो ऑन। इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस यूनिट h बाय 2π। ये एक बिल्कुल नई बात है। अगर यहाँ पर कोई कहे कि क्या एंगुलर मोमेंटम 1.5h बाय 2π होगा, तो बोर पोस्टुलेट के हिसाब से नहीं होगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का कंटिन्यूअस मान नहीं होता है, बल्कि यह इंटीग्रल रूल से गाइडेड हो रहा है। इसका केवल डिस्क्रीट वैल्यूज है, और ये डिस्क्रीट वैल्यू कंप्लीटली एक क्वांटम मैकेनिकल आइडिया है। और क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तो एंगुलर मोमेंटम का कंटिन्यूअस मान होना चाहिए, लेकिन बोर ने रेस्ट्रिक्शन लगाया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन वैसे ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। एक्चुअली
इस कंडीशन को हम लोग बोर्स क्वांटम कंडीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस कंडीशन को? बोर्स क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन। और चूंकि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड का डिस्क्रीट वैल्यू है, और अगर किसी क्वांटिटी का वैल्यू डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो हम लोग वैसे क्वांटिटी को क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कहते हैं। इसका मतलब बोर के सेकंड पोस्टुलेट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वह क्वांटाइज्ड होता है। और आप आगे देखेंगे कि एज द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, सो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी आल्सो क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, बल्कि उसका भी डिस्क्रीट वैल्यू होगा, जो आगे कैलकुलेशन जब करेंगे तब आप देखेंगे। इनफैक्ट ये जो ऑर्बिट है जिसमें यह कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, दैट इज की बोर्स क्वांटम कंडीशन, वैसे ऑर्बिट को हम लोग कहते हैं प्रिविलेज्ड ऑर्बिट, या इसको कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। प्रिविलेज्ड या स्टेशनरी ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट को बोलेंगे। ये विशिष्ट तरह का ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। ठीक है, तो ये सेकंड पोस्टुलेट है। अब आप जानते हैं कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का vn स्पीड से rn रेडियस के ऑर्बिट पर, तो ऐसी स्थिति में एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा वह होता है m इंटू vn इंटू rn। ये आपको मालूम होगा। इसलिए आप यह भी कह सकते हैं कि m vn rn दिस इज इक्वल टू nh/2π। ये हमने इक्वेशन 2 माना, एक्चुअली इक्वेशन 1 जो पहला था और यह दूसरा। आप देखेंगे कि इस दोनों का यूज जब हम लोग डिफरेंट कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन का के रिगार्डिंग, जैसे ऑर्बिट का रेडियस, इलेक्ट्रॉन का स्पीड, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, तब ये दोनों इक्वेशन यूज में आएगा। ठीक है, दिस इज योर सेकंड पोस्टुलेट। नाउ वी विल सी द थर्ड पोस्टुलेट इंट्रोड्यूस्ड बाय बोर। सो पोस्टुलेट 3। एक्चुअली यहाँ पर आप पहले इस संबंध में जानिए, जो पोस्टुलेट नंबर 3 है, हम अभी पोस्टुलेट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके रिगार्डिंग कुछ बात आपको बताते हैं जो कि एक तरह से ड्रॉबैक कहलाता है रदरफोर्ड थ्योरी का। एक्चुअली हमारा क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स बताता है कि अगर कोई पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है और वह एक्सीलरेटेड मोशन में है, तो उससे एनर्जी का लॉस होता है। अभी हम बोल रहे हैं, पोस्टुलेट की बात नहीं कर, पोस्टुलेट आगे बात करेंगे। उसके पहले कुछ बात हम आपको बताना चाहते हैं कि इसको पोस्टुलेट नहीं समझना, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है। ए चार्ज्ड पार्टिकल इन एक्सीलरेटेड मोशन, accelerated motion radiates energy. Sorry, there is some problem here. Accelerated motion radiates energy. कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेटेड मोशन में है तो वह एनर्जी रेडिएट करता है। एक्चुअली इस अगर हम कहें कि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, दैट इज, या आप कह सकते हैं व्हाट इज द पावर रेडिएटेड, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, या आप इसको कह सकते हैं पावर। अगर उसे हम P लिखें, जब आप क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स से पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इस फॉर्मूला को हम लोग वहाँ पढ़ते हैं कि दिस इज इन SI यूनिट गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप SI यूनिट यूज नहीं करते हैं तो इस फैक्टर को नहीं लिखना है। 2Q² A² डिवाइडेड बाय 3C³
इनफैक्ट यहाँ क्यू सिंबल से स्पष्ट है कि यह इलेक्ट्रिक चार्ज है पार्टिकल का, ए एक्सीलरेशन है और सी स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस है। तो अगर क्यू चार्ज का कोई पार्टिकल ए एक्सीलरेशन से चलेगा तो इतना अमाउंट एनर्जी का पर सेकंड रेडिएट करेगा। इस फॉर्मूला के आधार पर अगर हाइड्रोजन एटम के मान लो कि फर्स्ट ऑर्बिट की अगर हम बात करें, उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो एनर्जी का वह लॉस करेगा इस रेट से, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वह इलेक्ट्रॉन केवल 10⁻⁻14 सेकेंड के अंतर्गत न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। इसका मतलब एटम एज ए होल स्टेबल नहीं है। आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड थ्योरी में कि एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस होने से रेडियस डिक्रीज करेगा ऑर्बिट का कंटिन्यूअसली, और हमारा इलेक्ट्रॉन एक स्पाइरल पाथ पर चलता हुआ फाइनली न्यूक्लियस में आ जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसमें एक्सीलरेशन होगा, और वह एक्सीलरेशन होता है v²/r। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी का लॉस होगा, और एनर्जी का लॉस होने का मतलब रेडियस डिक्रीज करेगा कंटिन्यूअसली, और इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ पर चलता हुआ फाइनली कहाँ आएगा? न्यूक्लियस पर। और हमारा एटम स्टेबल है ही नहीं। हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी ऑर्बिट में रहा होगा, क्योंकि उसको न्यूक्लियस में फॉल करने के लिए तो मात्र 10⁻⁻14 सेकेंड के ऑर्डर का ही टाइम लगता है। इसलिए कल्पना भी नहीं किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन कभी सर्कुलर ऑर्बिट में रहा भी होगा। एक्चुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोर ने यह माना कि जो सेकंड पोस्टुलेट में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में केवल घूमता है जिसमें उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होता है, ऐसे ऑर्बिट को बोर ने कहा कि यह है स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब हुआ वैसा ऑर्बिट जिसमें घूमने के बाद इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस नहीं करता है। यद्यपि इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, एक्सीलरेशन भी है, इन स्पाइट ऑफ दीज थिंग्स इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी, डज नॉट रेडिएट एनर्जी, ऐसा बोर ने कहा। इसीलिए उन्होंने ऐसे ऑर्बिट को कहा स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेबल ऑर्बिट या प्रिविलेज्ड ऑर्बिट। ये कुछ विशेष महत्व का ऑर्बिट है, और उस ऑर्बिट में घूमने पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस नहीं करता है। इसीलिए थर्ड पोस्टुलेट को हम लोग इस रूप में व्यक्त करते हैं कि ये हम पोस्टुलेट यहाँ से लिख रहे हैं, जो थर्ड पोस्टुलेट है, द इलेक्ट्रॉन in spite of its acceleration, does not radiate electromagnetic radiation, रेडिएशन कहिए या एनर्जी कहिए, रेडिएशन और एनर्जी while moving in the allowed orbits, और allowed orbit कौन होगा? तो वह ऑर्बिट allowed है जिसमें ये बोर्स क्वांटम कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। वैसे ऑर्बिट को allowed ऑर्बिट कहते हैं, प्रिविलेज्ड ऑर्बिट कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं या स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं, क्योंकि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को उसमें नहीं चलना चाहिए। वह चलेगा तो एनर्जी का लॉस करेगा और फाइनली वह न्यूक्लियस में फॉल करेगा।
लेकिन बोर का यह पोस्टुलेट कहता है कि एक्सीलरेटेड मोशन और चार्ज होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन जब उस ऑर्बिट में घूमता है जिसमें यह बोर्स क्वांटम कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, उसके द्वारा एनर्जी का कोई लॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में नहीं होगा। इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर एनर्जी को आप ई कहें तो एनर्जी ई इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एनर्जी ई कांस्टेंट रहता है। और यही कारण है कि हम लोग ऐसे ऑर्बिट को कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेबल ऑर्बिट। स्टेशनरी और स्टेबल ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट को कहा जाएगा। ठीक है, तो you can say that this postulate removes the problem of stability of the electron moving in a circular orbit due to the emission of electromagnetic energy as demanded by the classical electrodynamics. क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हिसाब से एनर्जी का लॉस होना चाहिए, लेकिन ये पोस्टुलेट कहता है कि नहीं, जब कुछ खास ऑर्बिट है जिसमें उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का NH/2π के बराबर होगा, ये एक ऐसा ऑर्बिट है कि इलेक्ट्रॉन में भले ही चार्ज है, भले ही एक्सीलरेशन है, उसके बावजूद वह एनर्जी का लॉस नहीं करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस पोस्टुलेट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ पोस्टुलेट, which is actually the most important postulate. एक्चुअली ये जो फोर्थ पोस्टुलेट है, इसी के आधार पर आप देखेंगे आगे कि हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब ये फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है किसी एलोड ऑर्बिट में और डिसकंटिन्यूअसली वह इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे लोअर ऑर्बिट में चला जाता है, फॉल करता है, तो वैसी स्थिति में दोनों एनर्जी लेवल कहिए या दोनों जो ऑर्बिट है उसके एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का लॉस होता है। आप इसको एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक एनर्जी लेवल है जिसका एनर्जी मान लेते हैं इसका E2 है, इसका E1 है, मतलब दिस इज़ योर फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस इज़ योर सेकेंड एनर्जी लेवल, और हम यह मानते हैं कि E2 इज ग्रेटर दैन E1। ऐसी स्थिति में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस हायर एनर्जी लेवल में है और वह फॉल करके लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो इस दोनों एनर्जी लेवल के एनर्जी का जो डिफरेंस होगा दैट इज E2 माइनस E1, इतना एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में इमिटेड होता है, दैट इज फोटोन का इमिशन होता है। और ठीक इसका रिवर्स, अगर आप लोअर एनर्जी लेवल 1 से इलेक्ट्रॉन को रेज करके हायर एनर्जी लेवल में ले जाना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट एनर्जी का इसके द्वारा एब्जॉर्ब होगा। E2 माइनस E1 के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटोन के रूप में एनर्जी रिलीज होता है। दिस इज ऑल्सो ए क्वांटम आइडिया। आप जानते हैं कि फोटोन का कॉन्सेप्ट जो प्लैंक और आइंस्टीन के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको यूटिलाइज किया बोर ने अपने इस थ्योरी में। तो आप इसको ऐसे कहिए कि जो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम ए हायर एनर्जी लेवल to the lower energy level, then energy is emitted
in the form of electromagnetic radiation, EM radiation, that is in the form of photon. आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो क्वांटम होता है, पार्टिकल होता है, दैट इज कॉल्ड फोटोन. तो रेडिएशन which is equal to the difference of the energy of two levels. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि हमने माना है कि दिस सेकेंड लेवल इज द हायर एनर्जी लेवल एंड फर्स्ट इज द लोअर एनर्जी लेवल. अब ऐसी स्थिति में जब सेकेंड लेवल दैट इज हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन डिसकंटिन्यूसली फॉल करेगा फर्स्ट एनर्जी लेवल में, तो E2 माइनस E1 के बराबर एनर्जी रिलीज होगा. और अगर आप मान लेते हैं कि जो इमिटेड रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो आप जानते हैं कि अगर रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इमिटेड फोटोन का एनर्जी h न्यू होगा, जहाँ h प्लैंक्स कांस्टेंट है. तो सो फॉर the transition 2 to 1, it means second level to first level. आप क्या लिखेंगे कि E2 minus E1, this is the amount of energy which will be released and that will be equal to h new. अगर आप बाय द वे न्यू ही जानना चाहते हैं तो इमिटेड रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय h. दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी इमिटेड. इनफैक्ट आप देखेंगे आगे कि हम लोग एक्चुअली इसी पोस्टुलेट के आधार पर हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे. In fact, this postulate is closely related to Einstein's formula E equal to h nu. आप जो लिख रहे हैं ना वो आइंस्टीन का ही फॉर्मूला है. एंड इसी आधार पर हम लोग कहते हैं कि यह एक क्वांटम मैकेनिकल आइडिया है. तो ये जो फोर्थ पोस्टुलेट है यह भी है क्वांटम कॉन्सेप्ट. और जहाँ तक इस थर्ड पोस्टुलेट की बात है तो ये क्लासिकल फिजिक्स यहाँ डिसओबेड हो रहा है, क्योंकि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहता है कि जो चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेटेड मोशन में है तो एनर्जी रिलीज होना चाहिए, एनर्जी रेडिएटेड होना चाहिए, एनर्जी का लॉस होना चाहिए. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो एनर्जी को रेडिएट करना चाहिए, लेकिन नहीं होता. इसीलिए थर्ड पोस्टुलेट में फिर क्लासिकल फिजिक्स का अपोज होता है. ठीक है. और दूसरी तरफ अगर आप बात करें पोस्टुलेट नंबर 2 का तो ये तो प्योर क्वांटम आइडिया है. क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस पोस्टुलेट के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम का कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं है बल्कि क्वांटाइज्ड वैल्यू है, और क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम का कंटिन्यूअस वैल्यू होना चाहिए. तो ये जो सेकंड पोस्टुलेट है ये प्योर क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है जो बोर ने इंट्रोड्यूस किया, और इस कारण से इसको हम लोग कहते हैं बोर्स क्वांटम कंडीशन. लेकिन अगर हम फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करें तो ये हमने आपको पहले ही कहा कि यह बिल्कुल क्लासिकल आइडिया है. तो जो हमने आपको शुरू में कहा था कि ये जो बोर का पोस्टुलेट है ये वास्तव में एक मिक्सचर है क्लासिकल फिजिक्स और नॉन क्लासिकल फिजिक्स का. अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. सो वी कैन से दैट दीज पोस्टुलेट्स मिक्स अप द क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल फिजिक्स. As you can see, the electron moving in a circular orbit is assumed to obey the classical physics, and yet the non-classical idea of quantization of orbital angular momentum is included.
And when you say that electron is assumed to obey one feature of classical electromagnetic theory, that is Coulomb's law, जब आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कूलम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो क्लासिकल आइडिया है, लेकिन वहीं आप कहते हैं कि फिर एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस नहीं करता है, तो फिर ये नॉन क्लासिकल आइडिया है। तो एक तरफ कुछ बातें हैं फिक्स्ड ऑर्बिट का, तो वह क्लासिकल आइडिया है। फिर आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर मोशन में है वह कोलम्बियन फोर्स काम कर रहा है, इस कारण से वो भी क्लासिकल आइडिया है। लेकिन वहीं कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, चार्ज पार्टिकल है, एक्सीलरेटेड मोशन में है, फिर भी रेडिएशन नहीं करता है, तो ये नॉन क्लासिकल आइडिया है। क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से, जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसके हिसाब से, जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन में होगा तो एनर्जी का रेडिएशन होगा, लेकिन इसमें तो ऐसी बात नहीं कही गई है। और ये जो बात करते हैं कि एनर्जी रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन जब डिसकंटिन्यूअसली फॉल करता है हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, और वह एनर्जी को इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटोन के रूप में, तो दिस इज प्योरली ए क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। सो दीज आर एक्चुअली द बोर्स पोस्टुलेट ऑन व्हिच द बोर फ्रेम्ड हिज थियरी। इसी पोस्टुलेट के आधार पर बोर ने अपना थियरी फ्रेम किया और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को का सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन किया। वैसे इसमें बहुत सारा ड्रॉबैक है जो आगे हम लोग देखेंगे। जो बोर्स क्वांटम कंडीशन आपने पढ़ा है कि L इक्वल टू NH/2π, आज जो श्रोडिंगर का क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें यह वैलिड नहीं है। आप देखेंगे कि जब हम आपको पढ़ाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स तो वहाँ पर इसमें हम लोग देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का जीरो भी हो सकता है, आज का क्वांटम मैकेनिक्स कहता है, लेकिन बोर के क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से यह जीरो नहीं हो सकता है, बल्कि वह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर निर्भर ही नहीं करता है। जब श्रोडिंगर का क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे देखेंगे कि वह एक्चुअली ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। तो ये पोस्टुलेट की बात थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे बोर का एक्सप्लेनेशन हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम का, लेकिन उसके पहले फिर नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हम आपको पहले पढ़ाएंगे, और वह कैलकुलेशन होगा किसके रिगार्डिंग, तो आप देखेंगे कि वह कैलकुलेशन होगा इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेशन, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में जो स्पीड है उसका कैलकुलेशन, और एनर्जी कैलकुलेशन। एनर्जी का जो रिजल्ट है दैट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर डिस्कसिंग द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। So wait for the next lecture, and I hope you will enjoy this lecture and next lecture too.